दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, हरियाणा में चुनाव संपन्न हो चुके हैं, जम्मू कश्मीर में भी संपन्न हो चुके हैं और महाराष्ट्र झारखंड में होने वाले हैं। लेकिन आज चर्चा हम कर रहे हैं हरियाणा चुनाव के बाद से जो परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है उन परिस्थितियों की। हरियाणा में तमाम एग्जिट पोल्स आपने देख लिए। द ग्रेट इंडियन टेलीविजन तमाशे के रूप में जाना जाने वाला एग्जिट पोल्स आपने देखा और गोदी मीडिया के सर्वे भी बहुत सफाई से गोदीगिरी करते हुए नजर आए। इतनी सफाई से गोदीगिरी करते हुए नजर आए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे। कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन, इनकी सफलता दर क्या होगी, इसको लेकर जिस तरह की कंजूसी गोदी मीडिया ने दिखाई, दरअसल हकीकत में हालात वैसे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को कुछ सर्वे 29-30 सीट तक इसमें प्लस माइनस 4-5 लगा करके वो दिखा रहे हैं, जिसका सीधा मतलब होता है कि बीजेपी बेहतर स्थिति में 34-35 सीटों तक भी जा सकती है। कुछ सर्वे ने ऐसा दिखाया है कि 29 या 30 प्लस माइनस 4 या प्लस माइनस 5, लेकिन हकीकत ये नहीं है। हकीकत यह है कि हरियाणा, जहां के समाज की स्थिति बिल्कुल एक ग्रामीण परिवेश में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स और समाज की आइडेंटिटी को सामने रखने के बावजूद सामाजिक एकता के एक अनोखे तरीके का सूत्रपात करती हुई दिखती है, उस गांव में, उन गांव में चौपालों पर, नुक्कड़ पर इस बार पार्टी और कैंडिडेट मुद्दा नहीं थे। नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी मुद्दा बनते नहीं दिखे। हुडा, शैलजा या नायब सैनी या खट्टर मुद्दा बनते नहीं दिखे। मुद्दा जनता का मुद्दा हो गया। असली मुद्दा जनता का था। जनता का मुद्दा कैसे था? भारतीय जनता पार्टी को ही यदि देखें तो सत्ता में वो कैसे आई थी? एक खास समुदाय के खिलाफ दूसरे समुदायों की एकजुटता पर जोर देकर, ताकि दूसरे सभी समुदायों के अधिकाधिक वोटों को लिया जा सके। 36 बनाम 1 का एक अघोषित नारे जैसी स्थिति पैदा की गई और इस नारे ने भारतीय जनता पार्टी को 2 बार सत्ता की दहलीज तक पहुंचाया। एक बार बहुमत से तो एक बार जुगाड़ टेक्नोलॉजी से, लेकिन सत्ता तक तो पहुंचाया। अब जिन तबकों ने वोट दिया था, जिन सामाजिक समूहों ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया था, जमीन पर उनके बीच जो आकलन किए गए और जो परिस्थितियां वोटिंग के बाद से सामने आ रही है, 2 बातें स्पष्ट है। पहली चीज कि हरियाणा में जिन तबकों ने भाजपा का साथ दिया, उनमें से ज्यादातर तबके सरकारी नौकरियों को प्राथमिकता देने वाले थे, चाहे वो मिलिट्री की, आर्मी की या पैरामिलिट्री की नौकरियां हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस से लेकर टीचर की नौकरी हो, क्लर्क की नौकरी हो, एसएससी की नौकरी हो। मतलब गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी को लेकर एक बहुत बड़ा क्रेज हरियाणा में गांव गांव में देखने को मिलता है। और जिन समुदायों ने भाजपा को वोट दिया था, उन समुदायों में कुछ ज्यादा ही देखने को मिलता है और यही लोग 2014 और 19 में बीजेपी को सत्ता में लेकर आए थे। अब वहां पर बेरोजगारी की जो स्थिति पैदा हुई, वैकेंसियों में जो कमी देखी गई, आर्मी में, मिलिट्री में बहाली के नाम पर जो अग्निवीर की कॉन्ट्रैक्ट वाली स्कीम आई, उसने नौजवानों को एक तरह से भारतीय जनता पार्टी से दूर कर दिया। इस तरह से दूर किया कि उन्हीं नौजवानों के घर में, जिनके ऊपर चुनावी हिंदुत्व की खुमारी, जिनके घर के बुजुर्गों के ऊपर छाई हुई है, उनके घर के नौजवान बुजुर्गों के खिलाफ जाकर अपनी मर्जी से वोट करते दिखे। और इसके अलावा जो समुदाय ऐतिहासिक रूप से, पारंपरिक रूप से कांग्रेस के खिलाफ थे, वो कांग्रेस के खिलाफ थे ही। वो जो कांग्रेस के पक्ष में थे पारंपरिक रूप से, वो कांग्रेस के पक्ष में पारंपरिक रूप से बने ही रह गए। और जब वो कांग्रेस के पक्ष में पारंपरिक रूप से बने रहे, मुद्दा आधारित वोट नौजवानों का आ गया। मुद्दा आधारित वोट, इलेक्शन ड्यूटी करने वाले सरकारी कर्मचारी जो ओपीएस मांग रहे हैं, उनका आ गया। मुद्दा आधारित वोट, खेती किसानी के बूते, राज्य में लोग अपनी जिस अर्थव्यवस्था को किसी तरह से चलाते हैं, उनका एमएसपी गारंटी और स्वामीनाथन फॉर्मूले का वोट आ गया। विनेश फोगाट और महिला पहलवानों के सहारे महिला वोटर्स का एक ठीक ठाक हिस्सा कांग्रेस पार्टी के साथ चला गया। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या गुड़गांव के हाई राइज, फरीदाबाद के हाई राइज और कुछ पंजाबी वोटर, कुछ नायब सैनी की वजह से थोड़े बहुत सैनी वोटर, क्या ये भारतीय जनता पार्टी की चुनावी नैया को दहाई तक भी पहुंचाते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस पार्टी की अभी जो स्थिति हरियाणा में दिखाई दे रही है,
पक्के तौर पर भले ही इस बात को ना कहा जाए, लेकिन अगर कांग्रेस का वोट प्रतिशत 50 को भी पार कर जाए हरियाणा में, तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए कांग्रेस पार्टी अगर 50% वोटों को पार कर जाए तो। और अगर कांग्रेस पार्टी ने 50% वोटों का आंकड़ा छू लिया, अगर छू लिया 50% वोटों का आंकड़ा, तो कांग्रेस पार्टी की सीटें 70 पार भी जा सकती हैं। जी हां, 90 सदस्यों की विधानसभा में कांग्रेस पार्टी की सीटें 70 को के पार जा सकती हैं, यानी कि 80% मेजोरिटी को कांग्रेस पार्टी छू सकती है। साधारण बहुमत की बात छोड़ दीजिए, तमाम सर्वे आपने देखे, किसी ने 44 से 54 बताए, किसी ने 52 से 58 बताए, किसी ने 54 से 55 बताए, 60 से ऊपर कोई दिखाता हुआ दिखा नहीं है। उत्तर प्रदेश का लोकसभा चुनाव याद कीजिए, 2014, कितने सर्वे आपने देखे थे? इक्का दुक्का किसी ने दिखाए होंगे। कितने आपने देखे थे कि 80 में 73 लोकसभा सीटें भाजपा को मिलेगी? लेकिन जो जमीन से लौट कर आने वाले पत्रकार थे या आम नागरिक थे, सामाजिक समूह से जुड़े हुए और पैनी नजर रखने वाले लोग थे, वो सब कह रहे थे कि आंकड़ा 70 पार जाएगा या नहीं जाएगा पक्के तौर पर तो नहीं कह सकते, लेकिन 70 के आंकड़े को पार कर जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। तब हम लोगों को भी अजीब लगता था कि ये कौन सी बात कह रहे हैं लोग, 80 में 70 पार। लेकिन वो हुआ, बीजेपी के गठबंधन ने 73 सीटें जीत कर दी दिखाई यूपी में 2014 में। आज बिल्कुल उसी तरह का अंडर करंट समाज के अलग अलग तबके में हरियाणा में दिखा है, चाहे वो जातीय या सामुदायिक आधार पर दिखा हो, चाहे वो मुद्दों के आधार पर अलग अलग वर्गों की राजनीतिक चेतना के रूप में सामने दिखाई दिया हो। हर तरह से माहौल बीजेपी के खिलाफ जाता हुआ दिखा है। और बीजेपी के खिलाफ माहौल कैसा है, अगर इसका अंदाजा लगाना हो तो बीजेपी के सबसे मजबूत गढ़ गुड़गांव लोकसभा सीट को ही लोकसभा चुनाव में यदि पैमाना मानकर देखें तो वहां कांग्रेस उम्मीदवार राज बब्बर को हार के बावजूद 7.5 लाख वोट मिले थे। हारने वाले कैंडिडेट को 7.5 लाख वोट मिलना, ये अपने आप में इस बात का परिचायक है कि राज्य में सत्ता विरोधी रुझान अंदर तक घर कर चुका है। और सत्ता विरोधी रुझान जब गुड़गांव में इतने वोट दिला सकता है तो पूरे हरियाणा में विधानसभा चुनाव आते आते जहां डबल इंजन की एंटी इनकम्बेंसी की बात है, वहां क्या करेगा? जब से चुनाव खत्म हुआ है तब से हरियाणा में लोगों की दिलचस्पी इसमें नहीं है कि कौन जीत रहा है। मुख्यमंत्री नायब सैनी भले ही दावा करें, राजनीतिक दल के लोग दावा करते हैं। 2003 में दिग्विजय सिंह ने भी मध्य प्रदेश चुनाव के बाद दावा किया था कि अगर कांग्रेस हारी तो 10 साल के लिए कोई पद नहीं लेंगे, और इस वादे को उन्होंने निभाया। सरकार में कोई पद नहीं लिया, न तो केंद्र में नहीं, राज्य में तो खैर विपक्ष में थे ही। यूपीए सरकार में कोई पद नहीं लिया, लेकिन दावे उनके थे। भोजपुरी गायक से नेता बने भाजपा सांसद मनोज तिवारी के पिछले इलेक्शन का दिल्ली विधानसभा का दावा याद कीजिए, ट्विटर पर किया गया दावा याद कीजिए कि स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, नोट करके रख लो। 70 में 48 सीट कम से कम जीतने जा रहे हैं। सबको पता है 48 नहीं मिली, 8 मिली थी। तो इस तरह के दावे नायब सैनी भी कर रहे हैं कि अंत में कांग्रेस 8 तारीख को मशीनों पर ठीकरा फोड़ना शुरू करेगी। ये दावे वो कर रहे हैं, लेकिन इन दावों का कोई बहुत बड़ा आधार इसलिए नहीं है क्योंकि नायब सैनी एक मुख्यमंत्री हैं, उन्हें दावे करने भी चाहिए, कार्यकर्ताओं में जोश भरना भी चाहिए। असल दावे तो कांग्रेस पार्टी के अंदर चल रहे हैं, सीटों के नंबर को लेकर, और उससे भी बड़े दावे कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। सबसे ज्यादा भूपिंदर सिंह हुड्डा के लोगों को टिकट मिला है, विनम्र नेता है, 10 साल मुख्यमंत्री भी रहे हैं, और स्वाभाविक दावेदारी उनकी बनती है। लेकिन क्या कांग्रेस आलाकमान बड़ी मेजोरिटी की स्थिति में उन्हें मुख्यमंत्री बनाएगा? यक्ष प्रश्न है। उन्होंने कहा भी है, उनका एक बयान भी आया है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये पार्टी आलाकमान विधायकों की राय के हिसाब से तय करेगा। अब पार्टी आलाकमान विधायकों की कितनी राय लेती है, क्या कांग्रेस क्या भाजपा, ये कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पार्टी आलाकमान की राय से ही मुख्यमंत्री बनना होता, विधायकों की राय लेकर ही पार्टी आलाकमान को मुख्यमंत्री बनाना होता, तो कांग्रेस पार्टी 2004 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री नहीं बनाती। पार्टी आलाकमान विधायकों की राय से ही फैसला लेता तो भारतीय जनता पार्टी
भजन लाल शर्मा और मोहन यादव को पर्चियों से मुख्यमंत्री नहीं बनाती। ये सब कहने की बातें होती है, लेकिन पार्टी आला कमान की किस परिस्थिति में कितनी चलती है ये सभी जानते हैं। 2004-5 में तो बहुत बड़ा बहुमत मिला था कांग्रेस को, 90 में 67 सीटें, 2/3 बहुमत। तो जिनका अघोषित चेहरा लगा था भजन लाल का, उस चेहरे की जगह हुड्डा साहब को भेज दिया गया, दिल्ली से भेज दिया गया। वो सांसद थे, उन्हें भेज दिया गया। लेकिन साधारण बहुमत की स्थिति में कांग्रेस को छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी भी जब थिन मेजोरिटी की सरकार बनानी होती है या किसी तरह से जोड़ तोड़ करके सरकार बनानी होती है, तो दिल्ली दरबार को जो पसंद हो ना हो, चाहे वो येदियुरप्पा हो, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, 2020 में जब बनाना पड़ा था, उन्हें ही बनाना पड़ता है, क्योंकि उनके बिना सरकार बन नहीं सकती। कांग्रेस पार्टी को भी यही करना पड़ता है। साधारण बहुमत की स्थिति में अशोक गहलोत को बनाना पड़ा था तीसरी बार, तब बहुमत भी नहीं था, निर्दलियों के सहारे ही बहुमत का जुगाड़ किया जा रहा था। आज की स्थिति में हरियाणा में कांग्रेस पार्टी 70 के पार चली जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। 70 के आंकड़े भारतीय जनता पार्टी के लिए भले ही दुरूह हो, कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किल भले ही है, असंभव नहीं लग रहा है, क्योंकि वहां समाज के हर तबके में एक अलग तरह की चेतना दिखी है। आप यूपी बिहार के गांव में जाएं, वहां गांव में एक पंचायत भवन मिलेगा या कोई एक ऐसा भवन, एक ऐसी बिल्डिंग दिखेगी जिसे सामुदायिक कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कम्युनिटी वर्क्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हरियाणा के गांव की स्थिति आप देखें तो वहां पर जाटों के लिए एक अलग भवन दिखेगा, उनके सामुदायिक कामों के लिए। दूसरे अलग अलग समुदायों के, जो भी जिस गांव में प्रभुत्वशाली है, यादवों के लिए अलग दिखेगा, वाल्मीकि के लिए अलग दिखेगा। भवन भले ही अलग दिखेंगे, कम्युनिटी सेंटर गांव में भले ही अलग दिखेंगे, लेकिन कम्युनिटी कॉन्शसनेस अलग नहीं दिखेगी। कम्युनिटी कॉन्शसनेस यानी सामुदायिक चेतना कहीं ना कहीं सामूहिक चेतना की तरफ जाती हुई दिखेगी। और यही हरियाणा की खासियत रही है कि सामुदायिक चेतना राजनीतिक रूप से भले ही कई बार राजनीतिक संघर्ष के रूप में दिखाई दे, लेकिन जब बात सामाजिकता पर आती है तो राजनीति पीछे छूट जाती है और सामाजिक चेतना सिर्फ यही देखती है कि विनेश फोगाट जाट की बेटी नहीं, हरियाणा की बेटी है। किसानों की एमएसपी के लिए लड़ रहा किसान किसी एक जाति का नहीं, बल्कि समूचे किसान समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है। और अग्निवीर के तहत भर्ती किए जा रहे हैं और परमानेंट वैकेंसी की जगह अग्निवीर को लाए जाने के पीछे जो सरकार की मंशा है, वो किसी एक जाति, एक धर्म, एक समुदाय के लिए नहीं, बल्कि हरियाणा के नौजवानों के लिए उनके अरमानों का गला घोटने के लिए लाई गई स्कीम। और जब ये मुद्दे हावी हो जाए तो कैंडिडेट पीछे छूट जाते हैं, पार्टियां पीछे छूट जाती है, एजेंडा पीछे छूट जाता है, नेता पीछे छूट जाता है, चेहरा पीछे छूट जाता है, और इन सब से आगे बढ़कर चुनाव के बाकी मुद्दे और भटकाने वाले मुद्दे वो सब के सब पीछे छूट जाते हैं। इस बार हरियाणा में यही हुआ है। और जब भी इस तरह के हालात जिस राज्य में होते हैं, बड़ा बहुमत एक स्वाभाविक राजनीतिक परिणति होता है, लेकिन बड़े बहुमत के बीच मुख्यमंत्री पद के दावेदारों की होड़ भी अलग अलग रूप में दिखने लगती है। रणदीप सिंह सुरजेवाला केदारनाथ का दर्शन, शैलजा की मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा, हुड्डा की तीसरी ताजपोशी की कोशिश, और इन सब के बीच हुड्डा साहब की एक अघोषित कोशिश की चर्चा हो रही है, वही अघोषित कोशिश जो 2012 में मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश में की थी। अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित नहीं किया था, लेकिन अखिलेश यादव इंटरव्यू दे रहे थे, लगातार दौरे कर रहे थे, रथ लेकर निकले हुए थे, बलिया से लेकर सहारनपुर तक रथ लेकर निकले हुए थे। लोगों को लग रहा था कि कहीं अखिलेश ही सीएम ना बने। चुनाव के बाद यही हुआ। इस बार दीपेंद्र हुड्डा की सक्रियता इसी तरह की रही है कि हुड्डा साहब अगली पीढ़ी की ताजपोशी न करवा दे। अशोक तंवर को लाया गया और तंवर को लाने में दीपेंद्र हुड्डा की भूमिका एक अलग तरह की रही है। बड़े ही विनम्र नेता है। दूसरी तरफ अहिरवाल इलाके के भी कुछ लोग हैं जिनकी महत्वाकांक्षा है, लेकिन सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि शैलजा, हुड्डा या सुरजेवाला या कोई और ये आंकड़े तय करेंगे कि कांग्रेस पार्टी 55 पर रुकती है, 60 पर रुकती है
या 70-75 के आंकड़े को छू लेती है। जितनी ज्यादा बड़ी संख्या होगी, आलाकमान के पास अपनी मर्जी चलाने या थोपने का उतना ज्यादा बड़ा अवसर उपलब्ध होगा कि आलाकमान अपने नॉमिनी को मुख्यमंत्री बना सके। अन्यथा विधायकों के बहुमत को, जितना छोटा बहुमत होगा, विधायकों के बहुमत को महत्व देना होगा। और विधायकों के बहुमत को महत्व देना यानी छोटे विधायक दल की बात करें तो ज्यादातर टिकट तो हुड्डा साहब ने दिए और दिलवाए हैं। तो स्वाभाविक है कि हुड्डा साहब या उनकी पसंद उनके बेटे यदि होते हैं तो उस पर आला कमान को अपनी सहमति बनानी होगी। देखते जाइए क्या क्या होता है। असल खेल तो हरियाणा का 8 अक्टूबर की मतगणना के दिन शाम से शुरू होना है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।